वेलकम बैक जी। मलिक के करंट अफेयर्स गुफ्तगू सुन रहे हैं आप हमारे सॉलिसिटर्स की। मकबूल मलिक साहब ने बड़ा ब्रीफली अपडेट्स दी जी हमें गुज़िश्ता हफ्ते की, और ये काफ़ी ऐसे टची चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप सबको इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो हम नहीं उठाते। एक कॉलर ने कॉल की जी, और उनका सवाल जो था मुदस्सर साहब याद है आपको? अगर आप उनका जवाब दें। पहले लंदन से कॉल की थी मेरे भाई सब ने ये क्वेश्चन किया था कि स्पाउस वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस वक्त वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो 24 मंथ का वीज़ा होता था और नॉर्मली लोग जो है ट्रैवल करते थे 2 या 3 मंथ्स के बाद तो उनको एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल जो है तकरीबन 27 मंथ्स का जो है वो वीज़ा ब्रिटिश हाई कमीशन जो है वो इशू कर रहा है। ये वो इसलिए कि आप उन 3 मंथ्स में अपने सारे वहाँ के काम जो है अगर कोई है जॉब शॉप वो ख़त्म करके उसके अंदर ट्रैवल कर लेते तो यहाँ आके आपको एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन डेट ऑफ एंट्री से जब 24 मंथ्स हो आपके तो 23 मंथ्स हो जाए पूरे, तो आखिरी 28 डेज़ के अंदर विद इन 28 डेज़ जो है अब कोई जो भी स्पाउस वीज़ा पे आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वो यही है कि सबसिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप शो करनी होती है और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से होती है। वो 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह जिन पे जो कि डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू बोथ पार्टीज़ हस्बैंड और वाइफ, या फिर 10 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और नॉर्मली तो वो 20 फिर कहते हैं कि जो कि 5 डिफरेंट सोर्सेज से यूटिलिटी बिल्स हो गया, इनलैंड रेवेन्यू हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रूव करने होते हैं कि ये कपल जो है वो एक एड्रेस पे रहते रहे, मैरिज जो है सबसिस्टिंग रही है, ज़्यादा अरसा वो कंट्री से बाहर ना रहे और लाइफ इन द यूके टेस्ट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। और आखिरी 28 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अली भाई जी अस्सलाम वालेकुम भारी साहब, ये जान के बड़ी खुशी हुई और हमारे सब व्यूअर को और ख़ास करके उन लोगों को जिन लोगों ने पिछले 3 साल में अपना एक बड़े सब्र से इस चीज़ का इंतज़ार किया कि हमारे पर जो ये कंडीशन है 18 से 21 साल की। और मैं बताऊं आपको कि काफ़ी ऐसी फैमिलीज और लोग जिनके बच्चे पाकिस्तान के शादियां करके आए, उनके एक आध बच्चे भी हो चुके हैं वहाँ पर और बच्चियाँ भी, तो वो 21 का इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसे लोगों को आज जो देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं उनको पैगाम पहुँचाएँ कि उनके लिए बहुत बड़ी मुबारक है और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज ये वो कानून के इनकी सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म करके 2008 की इस लेबर पॉलिसी को रद्द कर दिया है कि कोई भी एज बारियर उम्र का चढ़ाव निचाव नहीं होना चाहिए, बल्कि 18 से 21 साल की जो ये लिमिट या कंडीशन थी ये बिल्कुल नाजायज़ थी और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी थी। तो ऐसे में वो लोग जो पिछले 3 साल से सफरिकेटेड थे, अपने बच्चों की शादी करने के बावजूद उनको यहाँ पर नहीं मंगवा सकते थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे अभी जाके अपनी बीवियों को, अपने हस्बैंड्स को कल सुबह से ही स्पॉन्सर करना शुरू कर दें और जो अपनी फैमिली सेपरेटेड हैं इन पर जो मामला अफेक्टेड हुए हैं इनको सीधा करने की पूरी कोशिश करें। और ये हमारे लिए इंग्लैंड में रहते हुए जो हमारी कम्यूनिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी हैं या जिनकी प्रपोज थी, शादी होने वाली थी, उनको अभी इस चीज़ का कोई इफेक्ट या इसका कोई असरअंदाजी की नहीं होगा। थैंक यू सो मच। एक मेरे साथ कॉलर है साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, जावेद अर्ज कर रहा हूँ लंदन तो। जी जावेद साहब। सर मैं 2 क्वेश्चन छोटे छोटे फरमाइए। असल च मैं 1 जनवरी 2021 इत्थे आया था। ठीक है। ते फिर मैं पुराना ही आ गया था ते इत्थे आके फिर मैं कोई साइलम ट्राई की, कोशिश की, लेकिन वो मेरा साइलम किसी वजह तो नहीं हो सका, मेरी अपनी लापरवाही सी उसकी वजह तो नहीं हो सका। फिर 20 फरवरी 2008 मैंने गिरफ्तार किया इमिग्रेशन तो पुलिस आया। अच्छा। तो मैं सिग्नेचर पे ला दिता, वो मैं सिग्नेचर छोड़ देते, कुछ 2 हफ्ते की छोड़ देते ते उस तो बाद 2009 च फिर मैं दोबारा गिरफ्तार हो गया। सवाल तो सर सवाल की तोड़ा जी, यही सवाल ही दसन लगा, ये सवाल ही दसन लगा कि ताकि तुहानू स्टोरी सारी पता है ना। तो हुण मेरिया उन्हें तस्वीरां मंग लियां, मैं उन्हें सालम दी एप्लीकेशन मेरिया गईयां काफी सारिया, उन्हें मैनू कोई जवाब नहीं दिता सालम दी एप्लीकेशन। उस बाद हुण उन्हें मेरिया तस्वीरां मंग लियां, तो मार्च च मैं तस्वीरां भेजियां ना अपनियां, अजे तक कोई जवाब नहीं आया। चंगी गल नहीं आया। दूसरा सवाल की तोड़ा? दूसरा जी जी
जी जी दूसरा सवाल ये है कि जी मैं एप्लीकेशन भेज रहा हूँ कि मेरा असाइलम है, मैंने इंटरव्यू नहीं डेट दियो तो वो 2 साल हो गए, कोई 5 मैं लेटर लिखा चुके हैं अपने सोलिसिटर को, उसने भी कोई जवाब नहीं हो दे रहे। तो फोटो भी मेरे मंग लेने, तस्वीरें मैं भेज दी थी, सिग्नेचर भी मैं ऑलरेडी 8 महीने नहीं महीने कर रहा हूँ। लाइन तरफ जी आप इस तरह करें कि मैं आपको एक शॉर्ट टू द पॉइंट बात बताता हूँ। आप अगर लंदन हैं तो क्रोयडन आपके नज़दीक लगता है, वहाँ पर खुद चले जाएं। जितने भी कागज और तस्वीरें आप भेज चुके हैं, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक काउंटर पर जाके उनसे पूछें कि मैं हूँ वो एप्लीकेंट जो 50 दफ़ा चीज़ें भेज चुका हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे बताएं कि मेरे केस क्या करना है। अगर सराउंडिंग यॉर्कशायर साइड पर हैं तो लिवरपूल चले जाएँ, पब्लिक काउंटर पर उनसे ये सवाल पूछें कि ये जितने कागज़ मेरे पास हैं आप इसका रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है। सम टाइम ऐसी फाइलें हैं और लोग हैं जिनको ये दानिस्ता जवाब नहीं देते हैं, उनको पेंडिंग कर देते हैं। ऐसे मामले में आप थोड़ी जुर्त करें, वहाँ पर जाके अपनी इंक्वायरी खुद करें। सम टाइम आपकी अपनी इंक्वायरी वहाँ पर जाके आपके हक में बेहतर होगी, बजाय कि ये आप पोस्ट करते हैं, इंतजार करते हैं, वकील भी लिख चुका है, फलां भी लिख चुका है। गो टू द काउंटर एंड आस्क इन पर्सन व्हाट इज द लेटेस्ट। मुमकिन आपका कोई मसला हल हो जाए। आपको जो आपका सवाल का जवाब मिल गया है। सॉरी आई वाज इंटरप्टेड राय। तो ऐसे लोगों का जिनका बाहर साहब जो पेंडिंग मैटर्स हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कोई बंदा भी आपने मामलात और इमिग्रेशन मामलात, इंग्लैंड में यूके इमिग्रेशन क्या है, ये इनका वो एरिया ऑफ लॉ है और वो कानून है जिसको जब चाहें जहाँ चाहें ये उसमें अमेंडमेंट करके उसको ये कानूनी शक्ल है उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारी कम्यूनिटीज़ को, जो हम इमिग्रेंट्स हैं जिनकी आधी फैमिली पाकिस्तान में, इंडिया बांग्लादेश में है, हमारी ये एक मजबूरी है कि आधी फैमिली इधर है, मेजॉरिटी पाकिस्तान में है, और उनको सपोर्ट करना, वहाँ से बच्चों की शादियाँ करना, उनको यहाँ पर बुलाना, एल्डरली पेरेंट्स को बुलाना, उनको यहाँ पर बुला के अपने साथ रीजॉइन करना, यह हमारी एक रिक्वायरमेंट्स और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ऐसे मामलात में जो लोग निगलेक्टेड हैं या पीछे रह चुके हैं, अगर आपको कोई शिकायत है आपने बाकायदा पिटीशन जमा कराएं, और उसके अलावा आप अपने केसों को बिल्कुल रीओपन करें। अगर उन पे एक अपील है, 10 अपीलें हो चुकी हैं, आज भी हमारा दावा है कि 10 अपीलों के बाद भी आप अपने कागज़ 9 अपीलों समेत किसी भी एक्सपर्ट को पढ़ा के समझा के दिखाएं, और 11वीं दफ़ा आपकी एप्लीकेशन अगर इस जाविये पर दी जाए कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो उसका अजाला हो जाएगा। मगर बैठे रहने से आपका मसला नहीं होगा, बल्कि इसको आज से डिसीजन करें और अपने मामलात को उठाएं और किसी अच्छे से वकील से मशवरा करके अपने मामलात को रीस्टार्ट करके उस पर जो कागजाती मामला है उसको दोबारा रीअप्लाई। थैंक यू सो मच अली भाई। एक कॉलर में साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं जी मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। मुझे बस ये पूछना है कि मेरे पास वीज़ा है पोस्ट स्टडी वर्क और उसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि HSMP खत्म हो चुका है, तो मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर। ठीक है। और ये कोई नई आजकल भी रजिस्ट्रेशन आई हुई है इसके बारे में, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि आया अगर इस वीज़े पे आप ज़ाहिर बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस आप ना करना चाहें और आप जॉब करना चाहें इस वीज़े पे रहते हुए, तो क्या उसकी क्राइटेरिया होगा, और इसको फिर 5 साल पूरे करने के बाद इंडेफिनिट के चांस है इसके ऊपर या नहीं? जी लाइन पे रहिए आप। जी मियां साहब। जो है ना Tier 1 जो है ना इस कैटेगरी में ये आता है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं थोड़े से मिसलेड हो रहे हैं। ये एक्चुअली कह रहे हैं कि जॉब करते हुए ये क्या, वो एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि बिज़नेस या इन्वेस्टर कह सकते हैं आप, कैटेगरी होती है। उसके लिए इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है ना फंड्स शो करनी पड़ती है अपने अकाउंट में। 2 कैटेगरीज हैं, एक है 200,000 पाउंड्स और दूसरी है 50,000 पाउंड्स। दोनों की सेपरेट जो है ना क्राइटेरिया है, वो मीट करके प्लस इनको लैंग्वेज जो है वो तो यहाँ से इन्होंने डिग्री किया, वो इजीली पूरी कर लेंगे ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट शो करना, इनके अपने पोजेशन में जो फंड्स होंगे ना, वो मेन रिक्वायरमेंट है। अगर वो पूरी कर सकते हैं ये 200,000 पाउंड्स अपने अकाउंट में या 50,000, वो डिफरेंट क्राइटेरिया के तहत एक है, तो इनका वीज़ा वो हो जाएगा एंटरप्रेन्योर वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी ठीक है। कोई और सवाल आपका? हेलो जी बहुत शुक्रिया जी। मैंने ये पूछना था कि अगर इस वीज़ा के ऊपर अगर आप चाहें कि जॉब करना चाह रहे हो किसी सूरत में, आप ठीक एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप हो गए, लेकिन इन केस अगर आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। इन केस अगर आपके कोई सफिशिएंट फंड ना मीट हो रहे हों आपके बिजनेस से या सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से ना हो रहे हों, तो दिन के टाइम या वीकेंड पे कोई जॉब करना चाहें कर सकते हैं?
इस नहीं, वीज़े को अभी लेते जो हुए? आपको पॉइंट्स पूरे करने हैं वो दूसरे हैं, बाद में जब पॉइंट्स पूरे करने हैं एक्सटेंशन के टाइम पे वो डिफरेंट हो गए, उस वक्त आपको अपना बिजनेस ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकरेज कर रहे हैं बिजनेस की जो है ना ठीक है, बस ये मैंने पूछना था जी। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा सा बात ये है कि लोग ना मेरा ख्याल काफ़ी लंबा आपको बता देते हैं, तो लेट्स साहब के टेल पीपल दिस इज वी कैन ओनली गिव जेनेरिक एडवाइस नॉट स्पेसिफिक एडवाइस ऑन दिस, राइट? सो अ शॉर्ट क्वेश्चन कुड बी शॉर्टली आंसर्ड, एंड इफ दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो सकें प्रोग्राम में भी। and if they need a proper general advice, right? I mean specific advice, sorry, they should seek from a professional solicitor who they think is capable of giving a proper advice. थैंक यू सो मच जी। कॉलर मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए कौन सा और कहाँ से? खालिद बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी खालिद, अच्छा, आपसे 2 सवाल पूछने थे। फरमाइए। एक तो ये पूछना था कि जो अभी आपने खुशखबरी सुनाई है, ये बेटी मेरे को मिला था DLR 2 महीने पहले। ओके। अब उसकी एज है 20 ईयर। तो अब DLR में तो ये है कि वो कहते हैं कि स्पाउस नहीं मंगा सकते पाकिस्तान से, तो अब 3 साल का उन्होंने दिया है, फिर कहते हैं जी 3 साल बाद मे भी हो सकता है इंडेफिनिट मिल जाए, या हो सकता है 3 साल और हों। एक तो इसके बारे में बताएं। दूसरा ये है कि उसको मिला है पेपर के ऊपर, तो अब हम वो पासपोर्ट पे करवाना चाहते हैं, तो अर्जेंट कितनी फीस है और ऑर्डिनरी कितनी फीस है और कौन सा फॉर्म यूज होता है उसमें? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पहले तो बात यह है कि ऑफ कोर्स दे कैन गो एंड अप्लाई, कोई भी एज अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखें, ओवर द एज ऑफ 18 कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा मेरा मतलब फ़ीस है, आई थिंक दे नीड टू गो, या तो खुद अपने इंटरनेट पे चले जाएं, या मेरा मतलब है क्योंकि फ़ीसें भी रोज़ ही बदल जाती हैं और NTR फॉर्म भी शायद वो बदल दें रोज़ ही, और शायद वो कर दें उनका प्रीमियर सर्विस पे दूसरे से। दिस आर ऑल आई थिंक स्पेसिफिक, यू कांट बी स्पेसिफिक एवरी टाइम। सो बात तो यह है, पहला सवाल तो आपका ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि येस यू एनीबॉडी ओवर द 18 कैन अप्लाई एंड जॉइन देयर स्पाउस इन दिस कंट्री, कोई भी ओवर द 18 है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो चेंज कराना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दे कैन हैव इट स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट भी करा सकते हैं, लेकिन फॉर्म कौन सा है ये इंटरनेट पे खुद चले जाएं, UKBA की सर्विस पे या किसी वकील के पास चले जाएं, उनकी सर्विसेज यूज़ करें। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके पैनल को सलाम कहता हूँ। मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, जमील मेरा नाम है जी, फरमाइए जी। मेरा सवाल मलिक साहब से है कि 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि मैं इधर 4 साल पहले लंदन में आया था स्टूडेंट वीजे पे। ओके। 2007 दिसंबर में आया था, तो फिर कुछ अर्सा बाद मेरे कोई हालात ऐसे ख़राब हुए और फिर मैंने सालम किया, तो सालम मेरा एक्सेप्ट हो गया। मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है लास्ट 1 साल से। अच्छा। तो मैं मेरे साथ ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा तो ये मेरे जो पिछले 3 साल है वो मैं लीगली था, यानी मेरा स्टेटस लीगली था, मैं ओवरस्टे नहीं हुआ था, तो मेरा असलम एक्सेप्ट हो गया था, तो क्या वो कवर होंगे या नहीं होंगे? दूसरा मेरा साहब से मेरा ये सवाल है, मतलब मकबूल साहब से, कि आपका कोई लंदन में ऑफिस है या आप सिर्फ मैनचेस्टर में ही आप डील करते हैं? अगर आपसे रब्ता करना हो, टाइम लेना हो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल की समझ आ गई इनकी? पहले तो सवाल की मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, दूसरे सवाल का मैं ज़रा जवाब दूंगा। पहली बात ये है, अगर इनका जब रेफ्यूजी स्टेटस हुआ है, राइट, वो कहते हैं कि 3 साल के बाद हुआ है, राइट, क्योंकि पहला जो लीगल था वो टेम्पररी स्टे होता है, जो स्टूडेंट का या कोई भी और चीज़ हो ना, वो टेम्पररी स्टे होता है, दैट डज नॉट काउंट टूवर्ड्स अपने इंडेफिनिट लीव के लिए, अनलेस दैट्स 10 ईयर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस। अगर 10 साल की लॉन्ग टर्म रेजिडेंस हो तो वो काउंट होगा। अब क्योंकि इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब ये है कि दे हैव टू वेट 5 years बिफोर दे कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव। दूसरा बात, मेरा ऑफिस लंदन में नहीं है जी, मैं लंदन में नहीं बैठता, तो आई एम सॉरी टू से, अगर पूछना है तो मेरा ख्याल दुनिया को पता है मैं कहाँ बैठता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सही जी। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ। अच्छा, ये अभी आपने बात की थी वीज़े पे बुलाने की, जो आपने कहा कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी की मद में मतलब वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से जिस तरह कि कुछ बॉन्ड रखे कैश कैश बॉन्ड। देखो वो कहते हैं कि जो लोग
पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया से किसी आउटसाइड किसी और मुल्क में ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये लॉ जो इन्होंने किया था, एक बार खुद किया था कि 10,000, मुझे याद है कीथ वाज भी हमारा जो अभी ना सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन है यहाँ, कीथ वाज, उसने ना अभी भी यही कहा है कि ये पहले भी फेल हो गया था, अब भी फेल हो जाएगा, राइट? क्योंकि 10,000 बॉन्ड रख के कोई आना, ये कोई क्रिमिनल है लोग? आई मीन व्हाट, आई थिंक कि जब भी ये कुछ स्टेटमेंट देते हैं पहले तो सोचते ही नहीं है, जस्ट टू कि दो लोगों के जज्बात जीतने के लिए स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती, लेट्स फेस द फैक्ट्स। आई मीन थ्रीसा मे कह देती है बिल्ली आ गई है, हैं लोग बिल्लियाँ खरीदने लगे हैं अब कि हमें स्टे मिल जाना है, राइट? लेट्स टॉक द फैक्ट्स कि अभी कोई कानून नहीं बना और आप लोगों को कह रही हैं कि बिल्ली की वजह से मिलता है। अगर इसको चैलेंज किया जाए तो तुमने तो कहा था कि बिल्ली की वजह से मिला है, राइट? अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा मैं कहूँगा जी इसकी स्टेटमेंट पढ़े, राइट? ये तो नहीं ना झूठ बोलती कि बिल्ली की वजह से मिला था, अब इसके पास भी बिल्ली है तो दे दो, तो जज तो हंसेंगे ना। आई मीन दे शुड गेट देयर फैक्ट्स राइट फर्स्ट प्लीज बिफोर दे मेक एनी, कोई भी स्पीच करने से पहले अपने फैक्ट्स देख लिया करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी। ठीक, एक कॉलर में साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। जी वालेकुम, फरमाइए कौन साहब? सर सवाल पूछना चाहता हूँ एक। कहाँ से बात कर रहे हैं हम? जी लिवरपूल से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए। सर मेरे वाले साहब आज से 5 साल पहले आए थे यहाँ वर्क परमिट पे। ओके। तो अब उन्होंने अप्लाई करना है, तो अब 5 साल पूरे हो जाने हैं जून में। ठीक है। 2012 में। ओके। तो वो पता चला है कि वो लाइव टेस्ट, यूके लाइव टेस्ट करना जरूरी है जी। तो वो वाले साहब ज्यादा पढ़े नहीं हुए, मतलब उनको इतनी ज्यादा इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं तकरीबन आती वो, इसलिए वो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आप बता दें कोई। तो अभी वो काम कर रहे हैं जून जी तक? काम कर रहे हैं जी, वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जवाब देते हैं आपको। जी मियाँ साहब क्या कहेंगे आप? मैंने क्वेश्चन कर नहीं सही समझा। देखिए आपको पहली बात तो ये कि आपके फादर को लाइफ इन द यूके टेस्ट ही करना होगा, क्योंकि स्पाउस और Tier 2 वाले जो हैं वर्क परमिट वाले के, इनको लाइफ इन द यूके टेस्ट ही जो है सिर्फ एक्सेप्टेबल है। उसकी क्लासेस लेना शुरू कर दें, जैसे भी है उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें। सेकंड चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेम एम्प्लॉयर के पास सेम जॉब जो है उनको जिस पे वर्क परमिट इशू हुआ था वही करते हों। और थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंडर जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उस वक्त लोअर सैलरी पे लोगों को वर्क परमिट इशू किए गए थे, लेकिन अभी कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंडर जो है वो उनकी सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़रा ज़्यादा है उससे। जो भी उनकी सैलरी थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उनके वर्क परमिट पे, क्योंकि कुछ लोगों की ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाई तो ये उनकी वर्क परमिट की कंडीशंस की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। 37.5 के लिहाज से आप कोड ऑफ प्रैक्टिस में जाके उनका जो भी है वर्क परमिट जिस टाइटल जो भी इशू हुआ था वो चेक करके उसके अंडर जो है वो उनकी सैलरी जो है वो होनी चाहिए, तो फिर उनका होगा। ये 3 चीज़ें जो है उनको ज़रूर करनी होगी, और लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरे हस्बैंड का केस था लेगेसी में, तो उसके बाद वो CAU में आ गया और उधर से अब हमें लेटर रिसीव हुआ है कि उनको लीव ग्रांट की गई है और उनका फाइनल सिक्योरिटी चेक करना है। तो ये पूछना था, एक तो रिव्यू उन्होंने कहा हमने रिव्यू कर लिया हुआ है, तो अब वो कौन सी लीव उनको ग्रांट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 13 ईयर्स होने लगे हैं उनको इधर, और हम लोगों के पास यहाँ की नेशनैलिटी है, बच्चे हैं, तो मुझे ये प्लीज़ बता दीजिएगा, और कितनी देर तक उनका जवाब आ जाएगा? जी ठीक है, आप लाइन पर रहिए या फिर आप टीवी के सामने जाइए। आप चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीक्स आ जाएगा डेफिनेटली। आई होप कि इस तरह के केसेस में जहाँ फाइनल सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ना, विद इन वीक और 2 वीक्स उनका आंसर आ जाता है, और मोस्ट प्रॉबेबली इनको डिस्क्रेशनरी लीव मिलेगी, क्योंकि जिनको उन्होंने ILR देना था ना उनको उन्होंने लेगेसी में दे दिया। अभी जो ऑडिट यूनिट को केसेस रेफ़र किया उन्होंने, जो बच गए थे केसेस, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी, ये दे नहीं सके इन्फॉर्मेशन, कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट आया कुछ इन्फॉर्मेशन का, मेरिट्स का, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने अरसे से ये रह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा 13 साल से रह रहे हैं, तो चलें इनको डिस्क्रेशनरी लीव दे देते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली इनको जो डिस्क्रेशनरी लीव जो है ना वो मिल जाएगी। हो सकता है समटाइम मिरेकल्स भी होते हैं, तो आई होप कि इनके साथ भी हो कि ILR इनको मिल जाए।
थैंक यू सो मच मियां साहब। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी खुर्शीद साहब। थैंक यू वेरी मच, आप मेरी आवाज़ पहचान गए। जी, थैंक यू बिल्कुल। बुखारी साहब, मेरी तरफ से आपको और आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सुनने वाले नाज़रीन को। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है बिकॉज आई एम लिविंग अबाउट मेरे ख्याल 38 और 40 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे मेहमान बैठे हुए, मतलब है कि यहाँ पर कितना अलाउड है हमें बैंक में पैसा। उसकी वजह यह है कि मैं अभी 2-3 साल से अब खुली बात कर रहा हूँ कि कोई कहता है 3,000 पाउंड जो है ना बैंक में होने चाहिए, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। इसी डर की वजह से जब हमारे अमाउंट ऊपर हो जाते हैं, कभी हम हॉलीडे टूनीशिया चले जाते हैं, कभी मोरक्को चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी उम्रे के लिए चले जाते हैं। तो प्लीज ये मुझे बता सकेंगे कितना अलाउड है मैं, और अदरवाइज मैंने मतलब हमें मैरिड मतलब है यहाँ पर, रजिस्टर्ड मैरिड, मैं मेरी मिसेज वगैरह, तो मैंने वो किसी इदारे को नहीं बताया कि हमने मैरिड की है, मतलब रजिस्ट्री मैरिड की है प्रॉपर। आज दिन तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो कुछ बताएंगे प्लीज इसके मुतालिक कितना हमें अलाउड है, सिंगल हो या डबल हो या किस तरह मतलब है। तो बहरहाल वी मैरिड अबाउट रजिस्टर्ड मैरिड, बस ये मेरा क्वेश्चन है प्लीज। थैंक यू सो मच जी। बड़ी तफसील से जवाब देंगे आपके सवाल का, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है।